गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25 का हमको एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए हम पहला सवाल लगा रहे हैं। पहला सवाल देखो है 12, 15 और 21 का हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 छके 12, दो 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यानी हो गया देखिए अभाज्य गुणनखंड 2 2 3, 2 गुणत्ते 2 गुणत्ते 3। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से 15 का करेंगे तो 15 का होगा देखिए 3 पचे 15। इसी तरह से देखो 21 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा 21, यानी 7 तिरिके 21। तो देखिए हम इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, सही रहेगा। 5 तिहाई 15। देखिए ये है अभाज्य गुणनखंड। 12 का भाज्य गुणनखंड है 2 दूना 4 तिहाई 12 और 15 का है 5 तिहाई 15। 21 का होगा 7 तिरिके 21। ये देखिए है अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हमको इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब अगर 3 संख्याएं दी है तो इन तीनों संख्याओं में जो संख्याएं हैं वही होगा एचसीएफ। अगर 4 संख्याएं रहती तो चारों में जो जो संख्याएं हैं वही होती एचसीएफ। अब जैसे देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, तो इसको हम घेर लेंगे इस तरह से। और देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 7 है, इसमें और इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, केवल 3। एचसीएफ होगा 3। और देखिए एलसीएम, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई यानी लघुत्तम समापवर्ग। देखिए एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए जो संख्याएं इन तीनों में कॉमन है उसको लिख लेंगे। जैसे 3 कॉमन क्या था, 1 2 3, इन तीनों संख्याओं में 3 कॉमन था, 3 लिख लिया। अब इसके बाद जो संख्याएं कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। अब जैसे देखिए इसमें 2 है तो 2 दूना 4, ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें 5 है, 5 और इधर 7, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम। देखिए 3 चौक का 12, 12 पंजे 60 और 60 में 7 का गुणा करेंगे। 7 शून्य शून्य 7 चौन 42, यानी 420। तो एलसीएम कितना हो गया 420, यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं। देखिए दूसरा सवाल है 17, 13 और 17, 23 और 29। 17, 23, 17, 23 और 29 का हमको क्या निकालना, पहले एलसीएम निकालना, उसके पहले एचसीएफ उसके बाद एलसीएम। तो देखिए हम पहले 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 17 बराबर क्या होगा, 17 गुणत्ते 1, क्योंकि 17 का 1 से ज्यादा 17 का गुणनखंड इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए 23 का, तो 23 का भी होगा 23 गुणत्ते 1। इसी प्रकार से 29 का, 29 का भी होगा 29 गुणत्ते 1। तो देखिए एचसीएफ क्या होगा इसका, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो अगर 3 संख्याएं दी हैं तो जो संख्या तीनों में होगा वही होगा एचसीएफ। अगर 2 संख्या रहता तो जो संख्याएं दोनों में होती वही होता है एचसीएफ। अगर 4 5 संख्याएं होती तो जो संख्याएं, अगर 5 संख्याएं दी हैं तो जो संख्याएं पांचों में होगा वही होगा एचसीएफ। अगर 4 संख्याएं दी हैं तो जो संख्याएं चारों में होगी वही होगा एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं 17, 23 और 29। तो इन सब में देखिए क्या कॉमन है, केवल एक। एक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है,
तो इसका एचसीएफ खाली होगा 1। इसमें 17, इसमें 17 नहीं, इसमें भी 17 नहीं, इसमें 23 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 29 है, इन दोनों में 29 नहीं है, तो एचसीएफ केवल होगा 1। इसके बाद देखिए एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब जो, देखो मैंने पहले ही बताया है, जो संख्याएं कॉमन है उसको लिखते हैं और जो संख्याएं कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। अब देखिए कॉमन 1 है, अगर हम कॉमन यहाँ 1 लिख ले तो भी, ना लिखे तो भी कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 17 गुणित 23 गुणित 29, तो इसका एलसीएम होगा। अब देखिए 1 का गुणा करेंगे 17 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 17 ही रहेगा। अब 17 का हम 23 में गुणा करते हैं, पहले 23 में 17 का, तो देखिए 7 त्रिक 21 के 1 हासिल हो गया 2, 7 दूना 14, 14 2 16, 1 तिहाई 3, 1 दूना 2, 1 9 3, 391 हो गया। अब हम 391 29 का गुणा करेंगे, 391 में 29 का, देखिए 9 1 कम 9, 9 9 81 के 1 हासिल हो गया 8, 9 3 27, 27 8 हो गया 35। अब इसके बाद देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल हो गया 1, 2 3 6 1 7, अब हो गया 9 3 13 के 3 हाथ में गया 10 से 11, यानी 11,339, तो हो गया 11,339। ये देखिए हो गया एलसीएम। देखिए ये हो गया 17 23 और 29 का एचसीएफ हो गया 1, एलसीएम हो गया 11,339। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं तीसरा बता रहा हूँ। देखिए तीसरा सवाल क्या है? तीसरा है 8 9 और 25 का। 8 9 और 25, देखिए 8 9 और 25 का हमें पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम। तो देखिए ये पहले हम इन सबका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 बराबर क्या होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 9 का करेंगे तो क्या होगा? 3 त्रिक के 9। अब 25 का करेंगे तो क्या होगा अभाज्य गुणनखंड? 5 पचे 25। अब देखिए हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 9 का हो गया 3 त्रिक के 9, 25 का हो गया 5 पचे 25। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें और इसमें 5 नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? केवल 1। अगर देखिए अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो रहा है तो केवल एचसीएफ होता है 1। जैसे इन तीनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? केवल एचसीएफ होगा 1, तो इसका एचसीएफ होगा 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम देखिए मैंने बताया है, जो संख्या कॉमन है वह, जो संख्या नहीं कॉमन है वह भी लिख लो। अब इसमें देखो कॉमन कुछ नहीं है, केवल 1 है, तो हम 1 लिख लेते हैं गुणते। देखिए अब इसमें क्या है? 8, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 लिख लेंगे। और इसमें क्या है? 3 त्रिक के 9, और इसमें है 5 पचे 25। इसको हम गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 8 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा। अब 8 का गुणा करेंगे 9 में 8 9 72, 72 में 25 का गुणा करेंगे, 5 दूना 10 के 0 हासिल हो गया 1, 5 से 35 1 36, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब देखिए 0 10 में आ गया 1, 8 और 1 1800, यानी इसका एलसीएम हो गया 1800। देखिए ये हो गया एचसीएफ 1, एलसीएम हो गया 1800। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं क्वेश्चन 4 को हल कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 4 है, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सॉरी एचसीएफ दिया है, एचसीएफ, एचसीएफ दिया है 306 और 657।
बराबर 9 दिया है। सारे क्वेश्चन और नीचे लिख दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है चौथा। क्वेश्चन 4, एचसीएफ तीन, देखिए संख्या दिया है 306, 657 का। एचसीएफ 9 दिया है। ये जो दिया है एचसीएफ, दो संख्या 306 और 657 का 9 दिया है एचसीएफ। एलसीएम हमको इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना है। एचसीएफ देखिए संख्याएं दो हैं, पहला 306, दूसरा है 657। इसका एचसीएफ 9 दिया, हमको एलसीएम निकालना है। तो देखिए हल, देखिए फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं क्या हैं? 306, 306 गुणित 657, 657। अब बराबर एचसीएफ कितना दिया है? 9। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। देखिए दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9, हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र है, फार्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो देखिए दो संख्याओं को हमने गुणा कर दिया, ये बराबर हो गया एचसीएफ 9 गुणित एलसीएम। हमको एलसीएम ज्ञात करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुणित एलसीएम बराबर, ये जो संख्या है इसको हम इधर लिख सकते हैं 306 गुणित 657। तो देखिए एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर होगा 306 गुणित 657 बटा ये जो 9 संख्या है नीचे हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमको एलसीएम बराबर, देखिए 9 गुणित एलसीएम बराबर है 306 गुणित 657। तो हम एलसीएम बराबर करेंगे तो 306 गुणित 657 बटा ये 9 नीचे हो जाएगा। अब हमें देखो इसको काटना है, देखिए कैसे कटेगा, 3 तिरिके 9 और 10 तिहाई 30, 2 तिहाई 6, यानी देखिए 102 तिहाई 306। अब देखिए अब हमको इसमें देखिए 102 में भाग दे देते हैं 3 का, 3 तिरिके 9, एक आ गया 2, 3 चौके 12, यानी देखिए एक कट गया 34 से, 1 तिहाई 3, 34 तिहाई 102। अब बचा क्या? 34 गुणित 657। अब हमें 657 में 34 का गुणा करना है। देखिए 657 में 34 का गुणा करेंगे, 4 से 28 के 8 हाथ में आ गया 2, 20 2 22 के 2 हासिल हो गया 2, 4 से 24 2 26, 3 7 21 के 1 हासिल हो गया 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल हो गया 1, 3 6 के 18 1 19, 8 3 13 के 3 हाथ में आ गया 1, 12 के 2 हाथ में आ गया 1 2, 22,338। अब देखिए इसका एलसीएम हो गया 22,338। एक बार फिर से देख लेते हैं, देखिए 657 में 34, 4 से 28 के 8 हासिल हो गया 2, और 4 पंजे 20 2 22 के 2 हासिल हो गया 2,
4 छक्के 24, 24 दू 26, 3 सात 21 के 1 हासिल हो गया 2, 3 पचे 15 दू 17 के 7 हासिल हो गया 1, 3 छक्के 18 1 19, 8 3 13 के 3 हाथ में गया 1 और 10 दू 12 और 2। देखिए हो गया इसका एलसीएम 22,338। तो देखिए दो संख्याओं जो दी थी उसका एलसीएम एचसीएफ दिया था 9 और एलसीएम हो गया 22,338। एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन हल करवा रहा हूं। देखिए 5वां सवाल दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन हल करा रहा हूं। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि देखिए क्वेश्चन है 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल दिया है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इसका हल, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड 2 गुणित 5 या 10 हो। अगर उसका गुणनखंड 2 गुणित 5 नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। देखिए हो या 10। देखिए कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है यदि उसका गुणनखंड 2 गुणित 5 हो या 10 हो। लेकिन अगर उसका गुणनखंड 2 गुणित 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या है तो वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे देखिए, जैसे जैसे देखिए 6 पावर n इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित 3 पावर n। अब देखिए 6 का मैंने गुणनखंड किया था, या 2 गुणित 3, इसमें 2 आया लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसलिए 6 पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, यहाँ पर दिया 6 घाते n 6 पावर n, अगर मैंने इसका गुणनखंड किया तो हो गया 2 इंटू 3 पावर n। अब इसमें देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अगर यहाँ पर 5 होता तो यह संख्या 0 पर समाप्त हो जाती, लेकिन इसमें 2 है 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसमें 6 पावर n
6 पावर n का गुणनखंड 2 गुणित 3 घाते n है और इसके गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या यानी 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, देखिए मैं फिर समझा दे रहा हूं। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है यदि उसका गुणनखंड 2 गुणित 5 या 10 हो, लेकिन जो संख्या दी है 6 घाते n, इसका गुणनखंड करते हैं तो हो गया 2 गुणित 3 पावर n। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। देखिए इसमें 6 घाते n का गुणनखंड 2 गुणित 3 पावर n है, इसमें देखिए इसके गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं, इसलिए 6 घाते n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन छठा है, व्याख्या कीजिए कि देखिए क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से, स्वयं से या किसी अन्य संख्या से कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसकी जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब देखिए इसमें सवाल 2 दिया है, व्याख्या कीजिए। पहला ये 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। ये क्या है? भाज्य संख्या हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम पहले ले लेते हैं ये 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब हमको इसे भाज्य संख्या सिद्ध करना। भाज्य का मतलब कि जो संख्या एक से कट जाए, स्वयं से कटे, अपने आप से कटे और किसी संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 13 कॉमन है, हम 13 को बाहर ले लेते हैं। 13 को बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया 7 गुणित 11 और यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ बच गया प्लस 1। देखिए यहाँ से हमने 13 ले लिया दोनों में से, तो 13 बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 7 गुणित 11 और यहाँ ले जो एक 13 निकल गया तो यहाँ पर बच गया प्लस 1। अगर हम 13 का इसमें गुणा करेंगे तो फिर यही हो जाएगा 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। तो देखिए 13 हल लिखते रहे, देखिए 11 सतह 77 प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 13 77 1 78। अब देखिए 78 में हम 13 का गुणा करेंगे
78 में 13 का गुणा, 3 वाटे 24 के 4 हासिल हो गया 2, 3 7 21, 2 23, 1 वाटे 8, 1 7 7, 4, 11 के खत्म में गया 1, और 7 1 7 2 9 1 10, 1014। अब ये हो गया संख्या 1014। अब देखिए 1014 यह संख्या हुआ 1014। अब 1014 यह संख्या है, देखिए ये एक से तो कट ही जाएगा, ये संख्या जो है एक से कट जाएगा। अगर हम इसमें एक का भाग करेंगे तो ये संख्या कट जाएगा, और साथ ही साथ 1014 से भी ये संख्या कट जाएगा, 1014 से भी कटेगा, और इसमें अगर हम 13 का भाग देंगे तो भी कट जाएगा। देखिए देखिए 13 13 पचे 65, 13 13 91, 13 8 13 7 91। देखिए 0 1 यहाँ ले 4, 13 13 26 43 53 52 53 65 63 13 8 100, 13 8 104। देखिए 78 से ये संख्या ये भी कट गई, 13 से यानी ये संख्या कट जा रही है। देखिए ये जो संख्या है 1014, एक से भी भाग देने पर कट जाएगा, 1014 जो स्वयं का संख्या उसे भी भाग देंगे तो कट जाएगा, और 13 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा। यानी ये संख्या दो से, यानी देखिए भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो संख्या एक से स्वयं से या किसी अन्य संख्या से कट जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये संख्या एक से कट गया, स्वयं से कट गया, और अन्य संख्या 13 से कट जा रही है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसलिए क्या कहेंगे, ये संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसलिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं दूसरा बता रहा हूं। देखिए इस तरफ है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। देखिए इसमें प्लस 5, हमको इसको भी भाज्य संख्या सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, कॉमन है, तो 5 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 5 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणित 6, 5 निकल गया, गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और प्लस 5 निकल गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 1। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 होगा, 2 त्याई 6, 6 चौक 24, और 24 में 6 का गुणा करेंगे, 24 के 4 हाथ में गया 2, 6 12, 2 14, 144। अब 144 का गुणा करेंगे 7 में, तो 7 चौक 28 के 8 हाथ में गया 2, 28 2 30 के 16 हासिल हो गया 3, 7 कम 7 3 10, यानी 108। यानी 5 गुणित हो गया 1008, प्लस देखो 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर देखिए 5, ये देखो 1008 प्लस 1 हो जाएगा 1009, 1009 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 1009 में 5 का गुणा करेंगे, 5 नवा 45, 5 शून्य शून्य, 5 एक कम 5, यानी हो गया ये संख्या क्या, ये हो गया 5045। अब देखिए ये संख्या जो हो गया 5045, देखिए अब हमको इसे सिद्ध करना है कि यह एक भाज्य संख्या है। तो देखिए ये संख्या जो है 5045, एक से भाग देने पर तो कट ही जाएगा, एक से भाग देने पर कोई भी संख्या कट जाएगी, एक से भाग देने पर एक कट गया, और साथ ही साथ ये संख्या 5045 से भी भाग देने पर कट जाएगा, यानी यह संख्या एक और 5045 से तो कट गया, और साथ ही साथ ये संख्या 5 से भाग देने पर भी कट जाएगी। देखिए 5045, 5 एक कम 5, कट गया 0, 5 शून्य शून्य, एक कट गया, अब बच गया 45, 5 नवा 45। देखिए अगर हम इसको, ये संख्या देखिए ये 5 से भी अब कट जाएगी, यानी ये संख्या जो है 5045, यह देखिए 1 से कट जाएगी, 5045 से कट जाएगा, और साथ ही साथ 5 से कट गया। जब ये तीन संख्या से कट गया,
इसलिए क्या हो गया, यह एक भाज्य संख्या है। हम कहेंगे इसलिए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। देखिए इस तरह से लगेगा, हमने दोनों संख्याओं को भाज्य सिद्ध कर दिया। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।